So hi guys, welcome to Geeta Tutorials. So in this on this channel I will be teaching biology of 11th standard and फिलहाल तो biology सिखाने का सोचा है. Let's see. So ये कैसा है ना, आप इसको I will be teaching a bit slow only, so you can watch it at 2x speed so that आपको fast हो जाए. एंड मैं ट्राई करूँगा जितना पोर्शन कवर होता है मुझसे उतना करने को. बाय द वे माई सेल्फ नियंत अग्रहरी. एंड तो कुछ इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है नहीं मुझे, तो लेट्स स्टार्ट. सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 15, दैट इज़ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. सो दिस एज यू ऑल नो कि अभी जस्ट पोर्शन चेंज हुआ है 11th स्टैंडर्ड का. सो इंटरेस्टिंग है काफ़ी पोर्शन एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन. लास्ट टाइम तो बहुत कम था, इसमें तो काफ़ी कुछ दिया है. सो बी काम, जितना हो सके उतना गेन करो. ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है कि आप सब पढ़ लो एकदम अच्छे से डे वन पे स्टडी 10-20-30%, देन डे 2 पे या फिर आफ्टर सम टाइम जस्ट रिवाइज इट, तब जाके आप एंड तक 100% गेन करोगे. एंड ये मेरे चैप्टर्स मोस्टली आपके HSC के पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे. मतलब मैं नीट वगैरह इतना कवर नहीं करने वाला हूँ फिलहाल तो, बट ये है कि मैं टेक्स्ट बुक के हर एक लाइन एक्सप्लेन कर दूंगा. मैंने साथ में टेक्स्ट बुक भी रखा है टू रिफ़र एट एवरी पॉइंट कि मैं हर एक पॉइंट कवर कर रहा हूँ कि नहीं. सो लेट्स स्टार्ट. सो जैसे कि आप चैप्टर में देख सकते हैं कि चैप्टर का नाम है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. सो देखो, सबसे पहली बात तो लेट अस ब्रेक द वर्ड्स. सो एक्सक्रीशन मतलब क्या है? एक्सक्रीशन मतलब टू एक्सक्रीट. एक्सक्रीट मतलब क्या? कोई भी चीज़ फेंकना. तो आप हम लोग के बॉडी में हम लोग क्या फेंकते हैं? तो वेस्ट प्रोडक्ट फेंकते हैं. ठीक है. सो वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग कौन से फॉर्म में फेंकते हैं? तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फीसेस. ठीक है. एंड उसके मदद से हम लोग ऑस्मो, ना ये वर्ड ऑस्मो आप केमिस्ट्री में देखोगे, ऑस्मोलैरिटी सब है. सो ऑस्मो मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब जो केमिकल्स के कॉन्सेंट्रेशन रहते हैं उसके ऊपर कुछ लेना देना है, एंड उसका रेगुलेशन. ठीक है. चलो ज़्यादा बोर नहीं करूँगा. वी विल स्टार्ट विद मेटाबॉलिज्म. सो व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? स्पेलिंग में मिस्टेक है, ISM आएगा. ठीक है. सो मेटाबॉलिज्म इज सम ऑफ ऑल द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन अ बॉडी इन सिंपल टर्म. देखो नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अभी आपने कुछ तो समझ लो, कुछ चीज़ खाया. ठीक है. सो नाउ दैट शुड गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन योर बॉडी, बिकॉज आपके जो हर एक सेल है उनको फ्रैंकी, उनको सैंडविचेस तो समझ में नहीं आता है. दे नीड सम फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो एनर्जी टू द सेल इज बेसिकली इन द 3 फॉर्म्स ओनली. ठीक है. सो फर्स्ट फॉर्म इज ग्लूकोज. ठीक है. तो जूम कर लेते हैं. ग्लूकोज. सेकेंड इज इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, एंड लास्ट आता है हम लोग का प्रोटीन. सो ये तीनों जो फॉर्म है ये सब क्या है? इंटर कन्वर्टेबल है आपस में. SE. ठीक है. तो जैसे कि मैंने बोला ये सब फॉर्म क्या है? इंटर कन्वर्टेबल है. ठीक है. सो नाउ मेटाबॉलिज्म में देर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स. एक तो है कि कुछ चीज़ बन रहा है, एक तो है कि कुछ चीज़ टूट रहा है. ठीक है. जैसे कि मैंने बोला कि इंटर कन्वर्टेबल मतलब ग्लूकोज फैट्स बन सकता है, फैट्स प्रोटीन भी बन सकता है. ठीक है. तो उनको बनाने के लिए कभी हम लोग को कुछ चीज़ बनाना पड़ेगा. दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज अ एनाबॉलिक. एंड कभी कुछ चीज़ ब्रेक करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कैटाबॉलिज्म. चलो आपके लिए होमवर्क है कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक में विच विल बी अ एनर्जी लिबरेटिंग प्रोसेस, मतलब कहाँ पे एनर्जी निकलेगा, एंड विच विल बी अ एनर्जी कंजर्विंग प्रोसेस, मतलब कहाँ पे एनर्जी लगेगा. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म. तो इसके बाद इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी मेनली अबाउट द एक्सक्रीशन एंड द मेटाबॉलिज्म. ठीक है. सो नाउ व्हाट इज एक्सक्रीशन? तो एलिमिनेशन ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. नाउ मेटाबॉलिक वेस्ट आर प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द सेल. जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम लोग कौन से लेवल पे काम करते हैं? हम लोग एक एक सेल के लेवल पे काम करते हैं. सो ये सब बहुत सारे सेल है बॉडी के. ये बॉडी हर एक क्या करेंगे? खुद का काम खुद ही दिखता है. ईच सेल इज ऑटोनॉमस इन टू सम एक्सटेंट. ऑटोनॉमस मतलब खुद का काम खुद ही दिखता है. सो मेटाबॉलिज्म में हम वो खुद के प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट करता है, एंड बॉडी उस प्रोडक्ट को इकट्ठा करके एक साथ में एक्सक्रीट करता है. ठीक है. सो इट्स लाइक अ ड्यूअल प्रोसेस कि आप खुद का भी काम कर रहे हैं और आपके काम में कोई मदद कर रहा है. ठीक
ठीक है। सो अभी वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से रहते हैं, सो दिस इज एग्जांपल कि वेस्ट प्रोडक्ट कौन से रहते हैं। सो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि वॉट इन फ्लूइड्स दे हैव गिवन अस वाटर, इन गैसेस दे हैव गिवन अस कार्बन डाइऑक्साइड। सो आई होप यू माइट बी नोइंग कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, तो इट इज़ अ रेस्पिरेशन के वक्त इट इज फॉर्म्ड, ठीक है। देन आते हैं हम लोग के नाइट्रोजनस वेस्ट। सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। तो जिनको नहीं पता है कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, तो याद रखना कि हम लोग जो प्रोटीन बोलते हैं वो कैसा है कि इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी अमाइनो एसिड्स, ठीक है। आपको इतना तो समझता है कि पॉलीमर क्या होता है। सो प्रोटीन इज अ पॉलीमर एंड द मोनोमर इज अ अमाइनो एसिड। तो पॉलीमर मतलब क्या, इट इज़ लाइक अ एक के साथ एक जुड़ रहे, ठीक है। इट्स लाइक अ बिल्डिंग, एंड बिल्डिंग किसका बना हुआ रहता है, तो रूम्स का बना हुआ रहता है। दीज रूम्स आर ईच और अमाइनो एसिड, ईच आर अमाइनो एसिड्स। सो नाइट्रोजनस वेसेस क्या कहते हैं, तो देर आर अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एंड देन क्रिएटिनिन। इसके बारे में हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे फर्दर इन द चैप्टर, ठीक है। एंड इसके अलावा सॉल्ट्स ऑफ सोडियम जिसको हम लोग Na लिखते हैं, पोटेशियम जिसको हम लोग K लिखते हैं, एंड कैल्शियम जिसको हम लोग Ca लिखते हैं, ठीक है। सो नाउ देयर आर वेरियस पिगमेंट्स विच आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड, ठीक है। तो पिगमेंट में सबसे पहला आता है आपका बिलीरूबिन। इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, दिस वी विल लर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कोई तो चैप्टर में किधर तो आ जाएगा। सो ये कहाँ से एक्सक्रीट होता है, तो फीसेस से। फीसेल मतलब क्या, आपका स्टूल, ठीक है। द एंड उसके अलावा क्या आता है, उसके अलावा आता है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम कहाँ से पास होता है, तो इट इज पास फ्रॉम द यूरिन, ठीक है। एंड इसके अलावा जैसे कि हम लोग के बुक में दिया है कि बाकी पिगमेंट्स वगैरह भी, इसके अलावा पिगमेंट्स जो रहते हैं वो हम लोग पास करते हैं, विच इज़ बीटरूट वगैरह में जो रहता है एक्सेट्रा। एंड स्पाइसेस आर पास थ्रू लंग्स। देयर इज नथिंग मच सिग्निफिकेंट, इसके लिए इतना स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ मैं इनके ऊपर, ठीक है। सो इसके बाद वी विल स्टडी कि व्हाट इज डीअमाइनेशन। सो व्हाट इज डीअमाइनेशन, सो एज यू कैन सी फ्रॉम द बुक ऑन द राइट हैंड साइड, body of an organism can store excess carbohydrate and fats but it is unable to store excess amino acid। तो आई होप आपको ये मतलब समझा रहेगा। कार्बोहाइड्रेट मतलब ही ग्लूकोज, ठीक है, जो मैंने थोड़ा टाइम पहले बाजू में सिखाया था। एंड hence the excess amino acid are essentially broken down by a process called as deamination। so इसका सिंपल मतलब है, इन सिंपल वर्ड्स आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि देखिए आपके बॉडी में तीन चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, फिर फैट्स एंड अमाइनो एसिड, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट बिकॉज ग्लूकोज इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बट देर आर अदर कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल। कार्बोहाइड्रेट समझ लीजिए कि जेनेटिक मतलब कॉमन नेम है। एंड उसके अलावा फैट्स आता है एंड अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड किसके बनते हैं, तो अमाइनो एसिड आर फॉर्म फ्रॉम प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन को ब्रेक करेंगे तो अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, ठीक है। सो अभी कैसा है कि ये जो सब है दिस कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी। अभी ग्लूकोज स्टोर होता है इन द लिवर, ठीक है, ये आप लोग आगे पढ़ोगे। एंड फैट स्टोर होता है इन द एडिपोज टिश्यू, ठीक है। बट ये थोड़ा प्रॉब्लम होगा लिखते वक्त, सब डिजिटल चीज़ों में ये प्रॉब्लम है। सो अमाइनो एसिड्स, इसका क्या प्रॉब्लम है कि वी कैनॉट स्टोर एक्सेस, मतलब जो एक्स्ट्रा आता है इसको आप लीवर में स्टोर कर सकते हो, इसको आप एडिपोज टिश्यू में स्टोर कर सकते हो एक्स्ट्रा, बट इसको आप स्टोर नहीं कर सकते। सो ये हम लोग क्या करते हैं, वी कन्वर्ट इट इनटू आर excretable product in the process called as deamination। तो deamination में क्या करते हैं हम लोग, अमाइनो एसिड को we convert it into अमोनिया। इसमें कन्वर्ट करते हैं हम लोग इसको, अमाइनो एसिड्स को we convert into अमोनिया। आई होप आपको अमोनिया का फॉर्मूला पता है NH3, ठीक है। एंड इसमें क्या करते हैं हम लोग, अमाइनो एसिड्स का अमाइनो ग्रुप निकाल देते हैं एंड अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो नाउ देयर इज वन मोर थियोरेटिकल पॉइंट जो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यूजुअली आप देखेंगे ना तो देयर इज अ टर्म विच इज कॉल्ड एज
जेनेसिटी। ठीक है, तो फाइलोजेनी मतलब क्या कि आप अपने एंसेस्टर्स में कुछ तो पैटर्न देखते आ रहे हो कि कौन सा चीज़ कॉमन होता है, सो दैट यू कैन फाइंड द लिंक बिटवीन देम। बट इसमें क्या है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में ये प्रॉब्लम है कि वो डिपेंड करता है उनके हैबिटेट पे, मतलब वो कहाँ पे रह रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बर्ड से मैमल्स में आओगे तो आपको कुछ तो फीचर्स दिखेंगे जो कैरी फॉरवर्ड हुए थे। ऐसे ही आप कोई तो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म से बड़े ऑर्गेनिज्म में आए तो कुछ तो आपको फॉलोअप मिला था। बट इसमें क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द हेरिडिटरी, मतलब हेरिडिटरी नहीं एक्चुअली फाइलोजेनेसिटी, मतलब ऐसा कि जो 100 साल पहले था एंड अभी है उसमें कुछ डेवलप नहीं हुआ है, वो लोग ने खुद का खुद तरीका अडेप्ट किया है। सिंपल वर्ड्स में वो जहाँ रहता है वो हिसाब से एक्सक्रीट करता है। अभी हम लोग के बुक में एग्जाम्पल दिया है बिटवीन टैडपोल ऑफ फ्रॉग एंड अडल्ट फ्रॉग। सो देखो टैडपोल क्या एक्सक्रीट करता है तो अमोनिया, एंड अडल्ट फ्रॉग क्या एक्सप्लोड करता है तो यूरिया। ठीक है, सो वही सेम चीज़ दिया है कि डिपेंड्स अपॉन द हैबिटेट, मतलब वो जहाँ पे रहता है वो हिसाब से अडेप्ट करता है। सो नथिंग मच, एंड बेस्ड ऑन द 3 प्रोडक्ट्स दे आर क्लासिफाइड इनटू अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरोटेलिक। तो ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको क्या होता है तीनों का मतलब। ठीक है, सो फर्स्ट विल पे अटेंशन टू अमोनोटेलिज्म। ठीक है, सो फर्स्ट दिस इज द एलिमिनेशन ऑफ, ठीक है, तो इट इज द एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया। अभी अमोनिया का नेचर क्या रहता है, अमोनिया का नेचर रहता है बेसिक। क्या रहता है, बेसिक। ठीक है, सो अभी बेसिक है तो ये कहीं पे भी जाएगा, सो इट विल रिएक्ट विद द एसिडिक थिंग एंड इट विल ट्राई टू मेक द थिंग्स बेसिक बिकॉज ये खुद बेसिक है। ठीक है, सो इसकी वजह से बॉडी का जो पीएच है, पीएच आई होप आप लोग को पता है क्या होता है पीएच। सो बॉडी का पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा। सो कैन इट बी रिटेन, नो इट कैन नॉट बी रिटेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब इट कैन बी रिटेन टू वेरी सम टाइम बट इट कैन नॉट बी रिटेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, सो बुक में देखते हैं। सो slight increase in pH will disturb all enzyme catalyzed reaction in the body and will also make the plasma membrane unstable। ठीक है, सो ये आपके लेवल पे इतना जानने की जरूरत नहीं है, बट फिलहाल आपके पॉइंट के लिए अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो कि pH क्या हो जाएगा, pH विल इंक्रीज। ठीक है, बिकॉज बेसिक का pH अपर साइड पे रहता है एंड इसमें क्या करेगा वो, इट विल लीड टू एंजाइम के रिएक्शन में प्रॉब्लम करेगा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अनस्टेबल कर देगा। सो नीड नॉट रिमेंबर दैट मच। तो इट कैन नॉट बी रिटेन एंड इसका वाटर सॉल्युबिलिटी क्या है ना, इट नीड्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। अभी लार्ज क्वांटिटी चाहिए तो इसको हम लोग कहाँ पे रख सकते हैं, इसको हम लोग ये मतलब ये वो एनिमल सीक्रेट कर सकता है जो पानी के अंदर रहता है मेनली, नॉट इवन बाजू में, अंदर। तो उसका एग्जाम्पल क्या था, जैसे कि आप लोगों ने देखा थोड़ा टाइम पहले टैडपोल ऑफ फ्रॉग। ठीक है, सो इसको अभी 1 ग्राम के लिए, 1 ग्राम के लिए कितना पानी चाहिए, सो इसको 1 ग्राम के लिए 300 to 500 ml वाटर चाहिए। ठीक है, एंड इसमें एक और पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि ये कौन से इसमें से कौन से पाथवे से ये प्रोडक्ट बनाता है, मतलब कौन से पाथवे से वो अमोनिया बनाता है बॉडी में। आपको नेक्स्ट पॉइंट्स में समझेगा इसका मतलब क्या है। तो फिलहाल तो आपको पाथवे क्या याद रखना है कि डी अमाइनेशन से ही बनाता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा टाइम में समझेगा, इसका नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझेगा। तो अभी देखिए इसका एग्जांपल मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया है। एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स, बोनी फिशेस, एक्वेटिक एंड लार्वल एम्फीबियंस एंड प्रोटोजोआ। सो एज यू कैन सी एक्वेटिक, बोनी एंड एक्वेटिक, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, इन्वर्टिब्रेट्स एंड एम्फीबियंस, and these are excreted through, so as you can see they are excreted through skin, gills and kidneys। ठीक है, तो एम्फीबियन के पास किडनी होता है, फिशेस के पास गिल होता है एंड इनवर्टिब्रेट्स के पास समझ लो स्किन होता है। ठीक है, नीड नॉट उसमें माथा मत फोड़ना अपना कि किसमें क्या होता है। ठीक है, सो यहाँ पे एज यू कैन सी कि यूरियोटेलिज्म मतलब क्या, इट इज द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया। ठीक है, इट इज द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया। जैसे आप फॉर्मूला देख सकते हो, इट इज NH2CONH2। ठीक है, सो नाउ इट इज व्हाट, इट इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, बुक में दिया है किधर नहीं, याद रखना कि
दिया नहीं है, ठीक है, तो हम लोग से ब्लैंक रखते हैं बिकॉज आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ठीक है। सो इज इट टॉक्सिक, मतलब कैन इट बी स्टोर्ड? सो एज यू कैन सी वहाँ पे दिया है कि इट इज़ लेस टॉक्सिक, तो इट कैन बी स्टोर्ड फॉर सम टाइम। टॉक्सिक मतलब क्या, जो प्रॉब्लम कर सकता है बॉडी में, ऐसा। तो टॉक्सिक है तो उसको हम लोग स्टोर नहीं करेंगे, ठीक है। एंड इट इज़ लेस वाटर सॉल्यूबल। तो अभी लेस वाटर सॉल्यूबल है, मतलब इसको थोड़ा सा पानी लगेगा एक्सक्रीट होने को, ठीक है। सो इट विल नीड सम वाटर, ठीक है। एंड इसको 1 ग्राम को कितना लगेगा, तो 50 ml ऑफ H2 इज रिक्वायर्ड। सो ना देखो, एक प्राइमरी चीज आप समझो कि हर चीज पहले डी अमाइनेशन ही अंडरगो करता है। तो डी अमाइनेशन से क्या बनेगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म में क्या बनेगा, NH3। तो उसके बाद हमको उसको यूरिया में बनाना है। सो दैट विल बी टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ यूरिया साइकिल और ऑर्निथीन साइकिल, ठीक है। सो देखिए, मैंने इसको डिफरेंस के पॉइंट में रखा है ताकि आप एग्जाम में भी ऐसे ही लिखिए इनफैक्ट, और आपको याद भी करना, अगर इंडिविजुअली भी पूछा तो आप इसको इंडिविजुअली भी याद कर सकते हो। एग्जाम्पल याद करना आपका काम है, सो आई एम नॉट स्ट्रेसिंग माई हेड अपॉन इट, ठीक है। सो एक्वेटिक रेप्टाइल्स, कार्टिलेजिनस फिशेज एंड अडल्ट एम्फीबियंस। सो याद रखना कि यहाँ पे बोनी फिशेज है, यहाँ पे कार्टिलेजिनस फिश है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो स्केलेटन है वो बोन का बना हुआ है, इसका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। सो देन आता है यूरिया, यूरिकोटेलिज्म। तो इसमें क्या बनता है, यूरिक एसिड बनता है। तो अभी नाम में एसिड है तो इसका नेचर क्या है, एसिडिक है। एंड इट इज आई गेस इनसॉल्युबल या वेरी लीस्ट सॉल्युबल दिया है, तो वी विल सी लीस्ट सॉल्युबल। पॉइंट क्या था इसका, हाँ, कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी। सो देखो बुक में, कैन इट बी स्टोर्ड? So it can be retained in the body for some time in concentrated form. So yes, it can be stored and it is least soluble. So it will need no to some extent of water. So कितना एक्सटेंट चाहिए इसको, 5 to 10 ml. एंड इस बॉडी में अमोनिया से यूरिक एसिड में कैसे बनता है, तो इट इज बाय आइनोसिनिक पाथवे, एसिड पाथवे। देखो, जो चीज़ सबसे कम सॉल्यूबल उसको आप डायरेक्ट भी एक्सक्रीट कर सकते हो, मतलब इट नीड नॉट नीड वाटर मीडियम फॉर एक्सक्रीशन। जो चीज़ थोड़ा सा सॉल्यूबल है उसको आपको थोड़ा सा पानी देना पड़ेगा, ठीक है। एंड जो चीज़ बहुत सॉल्यूबल है उसको आपको पानी में से ही एक्सक्रीट करना पड़ेगा, उसको आप डायरेक्ट एक्सक्रीट नहीं कर सकते। दैट इज़ द लॉजिक। इसका एग्जाम्पल याद कर लो, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, स्नेल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग। ये तीनों टेबल इंपॉर्टेंट है, यू कैन गो थ्रू इट। एंड यहाँ पे एक पॉइंट था जो मैं बताना भूल गया, कि बॉडी को अगर यूरिया बनाना है तो उसको 3 ATP मॉलिक्यूल लगेगा। क्या लगेगा, 3 ATP मॉलिक्यूल। ये ATP क्या होता है, तो याद रखना, इट इज़ द करेंसी ऑफ सेल। क्या है ये, करेंसी ऑफ सेल। देखो, जैसे कि अभी हम लोग, मेरे को और आपको कुछ ट्रांजेक्शन करना रहेगा तो हम लोग कैसे करेंसी में एक्सचेंज करेंगे, तो पैसे देंगे, नोट देंगे, रुपया देंगे, ठीक है। पर बॉडी को कुछ चीज़ में एक्सचेंज करना है तो वो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एक्सचेंज करेगा इन द मॉलिक्यूल ATP, ठीक है। तो 3 ATP का खर्चा है बॉडी को एक यूरिया बनाने को, ऐसा आप याद रखो, ठीक है। सो इसके बाद इसके नीचे कुछ है नहीं, ठीक है। सो लेट मी जूम आउट। खास कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। जस्ट गो थ्रू इट। अगर आपको नोट्स वगैरह बना रहे हो तो अच्छी बात है। एंड ये मैंने डिफरेंशिएशन टेबल बना दिया है, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला था आपको क्रिएटिनिन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है एंड ये अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 176। सो नाउ आप जैसे कि पहला लाइन पढ़ सकते हो कि प्लाज्मा क्रिएटिनिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कैटाबॉलिज्म ऑफ क्रिएटिनिन फॉस्फेट।
तो ये किससे बनता है, तो क्रिएटिनिन फॉस्फेट से बनता है। एक वर्ड इंपॉर्टेंट है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकिंग डाउन, तो मतलब इसको तोड़ के क्या बनता है, BOLISM, ठीक है, कैटाबॉलिज्म। सो इसको तोड़ के क्या बनता है, क्रिएटिनिन बनता है। ना देखो एक चीज़ समझिए आप कि ये आपका ना सप्लाई एंड है, ठीक है, और ये आपका निकालने वाला एंड है, ठीक है। तो अभी अगर सप्लाई बड़ा कोई भी चीज़ का, मतलब कोई भी चीज़ बहुत सारा आ गया एंड निकालने वाला सिस्टम उसको अच्छे से निकाल दे रहा है, मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम से आपके जगह पे कितना रहना चाहिए था, 10 रहना चाहिए मॉलिक्यूल, सडनली बॉडी ने 20 बनाया, ठीक है। आपके किडनीज ने, जो कि क्या रहते हैं आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपके मतलब ह्यूमंस के, सो किडनीज जो है वो अगर उस टाइम पे मैनेज करके जो एक्स्ट्रा थे उनको निकाल दिया और बॉडी में 10 ही रखा, मतलब किडनी अपना काम बराबर कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपके बॉडी में किसी ने 30 क्रिएटिनिन बनाया एंड आपकी किडनी ने 10 ही निकाल पाया और आपके बॉडी में 20 जमा हो गया, तो बॉडी इज इनएडिक्वेटली वर्किंग। सो उससे क्या है कि हम लोग बोल सकते हैं कि किडनी का फंक्शन इज इम्पेयर्ड। क्या है, किडनी का फंक्शन इज इम्पेयर्ड। सो इफ क्रिएटिनिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज इन द ब्लड, तो किडनी इज इम्पेयर्ड, मतलब देयर इज सम फॉर्म ऑफ किडनी इंजुरी। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। सो अगर आपको पहचानना है बॉडी में कि हाँ किधर किडनी में इंजुरी है, क्या किडनी में प्रॉब्लम है, तो आप क्या मेजर करते हो, आपने आपके किसी रिलेटिव या किसी मॉम डैड या किसी के पास देखा रहेगा, तो सीरम क्रिएटिनिन मेजर करते हैं, ठीक है, to check out whether the kidneys are working properly or not. So this is all about kidney. Then excretory organs play an important role in homeostasis. तो homeostasis ये आपने 10 में पढ़ा रहेगा, it is maintenance of a internal environment with respect to external environment. मतलब आपका जो external environment है, मतलब ये आपका body है which is a closed chamber, ठीक है, तो body है ये आपका, ये आपका बॉडी है क्लोज चेम्बर। सो आपके अगर बाहर ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड आपने भी उसको रिस्पॉन्ड कर लिया अकॉर्डिंगली, सो यू आर मेंटेनिंग द होम्योस्टेसिस प्रॉपरली। अगर इफ़ योर एनवायरनमेंट इज हॉट एंड आपने उसको अकॉर्डिंगली मैनेज कर लिया, सो यू आर मेंटेनिंग अ होम्योस्टेसिस, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट होम्योस्टेसिस, दैट इज मेंटेन इक्विलिब्रियम, लिखूंगा नहीं मैं, टाइम लग जाएगा। सो इट इज इक्विलिब्रियम ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट होम्योस्टेसिस। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प्स टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, ठीक है। इसमें थोड़ा डिटेल में जा सकता हूँ बट नो यूज बिकॉज इट्स क्वाइट अ बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड क्वाइट लेंदी, तो आपको इतना समझेगा नहीं उसमें, ठीक है। सो नाउ यार अभी आप देख सकते हो कि आई हैव पुट सम इमेजेस ऑफ सम बर्ड। सो ये बर्ड कौन सा है, तो जैसे आप देख सकते हो कि दिस बर्ड इज कॉल्ड एज अल्बाट्रॉस, ठीक है, ये बर्ड का नाम है। क्या था, सो अभी ये बर्ड है अल्बाट्रॉस। इसका इम्पोर्टेंट क्या है, इसका इम्पोर्टेंट है इसका नोज। इसके नोज में क्या रहता है, देयर आर समथिंग कॉल्ड एज सॉल्ट ग्लैंड्स। तो ये सॉल्ट ग्लैंड क्या करते हैं, इट इज प्रेजेंट नियर द नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल मतलब ये ओपनिंग, ठीक है, देखो फिर से देख लो, नॉस्ट्रिल मतलब वो ओपनिंग। मैं हटा देता हूँ अभी उसको, तो ये ओपनिंग यहाँ पे देख सकते हो, अब इसके नोज पे ओपनिंग है, मतलब जहाँ भी इसका नोज है वहाँ पे, यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे मुझे भी दिख नहीं रहा है इतना। सो दैट इज सॉल्ट ग्लैंड्स, ठीक है। सो वो क्या करता है, दे आर केपेबल ऑफ सीक्रेटिंग सॉल्ट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ना यहाँ पे एक वर्ड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको मैं अभी एलॉबरेट नहीं करूँगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन विद दिस यू कैन गूगल इट आउट, बिकॉज अभी समझाने का टाइम नहीं है, इसको छोड़ो। दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सिमिलरली जो सी टर्टल रहता है एंड ये क्या है बताओ, दिस इज अ इग्वाना।
ये सब क्या करते हैं, दे सीक्रेट सॉल्ट, ठीक है, ठीक है. नाउ देयर इज अ in the next paragraph there is differentiation between two words. First is on osmoconformers and second is osmoregulators. So as you can see, animal can either be isoosmotic to the surrounding, that is osmoconformers, or they can control their internal environment independent of the external environment, ठीक है. So इसका मतलब क्या है कि ये दो बॉडी है, ठीक है. Now these two bodies, now if just imagine कि if your external environment is acidic, your internal environment मतलब your blood basically example है, it becomes acidic, ठीक है. So these are osmoconformers. And when your inner thing is acidic by default, आपको acidic रहना पसंद है, पर your external becomes very basic in medium, ठीक है, but you are still acidic. These are osmoregulators. तो समझा, if you change your internal environment according to the outer environment, it is osmoconformer. If you remain what you are, then you are osmoregulators. याद रखना, humans are osmoregulators. These are not humans. Then we have something which is called as stenohaline and stenourehaline, ठीक है. तो स्टीनो मतलब क्या, जैसे आप देख सकते हो, स्टीनो मतलब नैरो, सो अभी इसका क्या है, जैसे कि नाउ यू नो द बेस्ट थिंग टू किल समवन इज सॉल्ट. यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट हम लोग के मम्मी पापा यूज सॉल्ट टू किल स्मॉल ऑर्गेनिजम्स. सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि मोस्ट ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट अ वेरी लेस स्पेक्ट्रम ऑफ सॉल्ट. मतलब जैसे कि आपको थोड़े से लिमिट में सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल इन सम यूनिट दे कैन टॉलरेट to 1 to 10 units of salt, for example. So now what is stenohaline organism? So ये जो मैंने एग्जांपल दिया, these are of stenohaline, मतलब they can tolerate a very small range of salt, ठीक है. so इसके एग्जांपल्स क्या है, इसके एग्जांपल है अर्थवर्म और जो भी डेलिकेट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है. नाउ व्हाट इज यूरीहालाइन? सो दीज आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग वाइड, ठीक है. तो मैंने डायग्राम ऐसा बना दिया कि दीज आर नैरो, दीज आर वाइड. क्या वाइड? सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. देन दे कैन टॉलरेट वाइड सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन. नाउ सम एग्जांपल्स पढ़ते हैं. तो यूनिसेल्युलर के पास कौन सा एक्सक्रीटिव, मतलब हाउ दे एक्सक्रीट. सो दे हैव समथिंग विच इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. ये दिस विल लर्न इन द चैप्टर सेल्स. सो इसमें क्या रहता है कि दिस इज अ यूनिसेल्युलर का सेल, इसके अंदर देयर इज अ ऑर्गेनल विच इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. तो ये क्या करते हैं, दे हेल्प, दे कम एंड दे एक्सक्रीट द प्रोडक्ट, ठीक है. याद रखना कि यूनिसेल्युलर इज सिंगल फंक्शनिंग, उसके बहुत सारे सेल्स नहीं है, वो खुद ही सब चीज़ देख रहा है. सो दे हेल्प इन एक्सक्रीशन, ठीक है. एंड देन उसके अलावा क्या एग्जांपल दिया है. सो एक्सक्रीशन इन स्पॉन्जेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन. दिस ऑल्सो विल लर्न इन किंगडम एनिमेलिया, सो नीड नॉट ज़्यादा ध्यान मत दो यहाँ पे. सो दे अकर विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन. एंड एक और पॉइंट क्या याद रखना है कि ट्रू ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन, मतलब कि जो खुद का काम सिर्फ एक्सक्रीशन ही करता है, इसका मतलब क्या है, ट्रू ऑर्गन. जैसे कि उसका फंक्शन है सिर्फ एक्सक्रीशन करना, फॉर एग्जांपल किडनी. सो ट्रू ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन आर प्रेजेंट इन बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स. ये हम लोग किंगडम एनिमेलिया में अच्छे से पढ़ेंगे, नीड नॉट पे दैट मच अटेंशन हियर, ठीक है. सो नाउ व्हाट इज प्रोटोनेफ्रिडिया. सो सिर्फ थियोरेटिकल समझाता हूँ, आई डोंट थिंक आई शुड गो इन डीप. सो these are a network of dead end tubes called as flame cells. तो आपको एक ही वर्ड याद रखना है कि they contain of flame cells and they are found mostly in organism that lack true body cavity. Example क्या दिया उसका, rotifers, annelids and amphoxus, ठीक है. सो इसमें याद रखना कि flame cells रहते हैं.
Flame cells are what? These are network of dead end tubes called as flame cells. ठीक है, तो इसका मैं एक बार रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ आपको कि जैसे कि आप बुक में तो देख ही सकते हो नीचे डायग्राम, बट फिर भी बता देता हूँ कि इस सेल कुछ ऐसा है कि यहीं से आएगा, यहीं से जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज डेड एंड. ठीक है, एक तरफ एंड बंद है. एंड व्हाट इज मेटानेफ्रिडिया? सो मेटानेफ्रिडिया आर व्हाट? दीज आर unbranched coiled tube that connect body cavity through funnel like structure called as nephrostomes. ठीक है, तो देखो ये आपका बॉडी कैविटी है, तो इसको एक नेफ्रोस्टोम ने कनेक्टेड किया है विद द हेल्प ऑफ अ अनब्रांच कॉइल्ड ट्यूब. सो देखो ये ब्रांच नहीं है कहीं भी, दिस इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर. ठीक है, सो नेफ्रोस्टोम, अनब्रांच्ड कॉइल्ड ट्यूब, एंड फाइनली ये कहाँ पे खत्म होता है? तो नेफ्रिडियो पोर पे दिस इज एक्सक्रीटेड. सो दिस इज योर बॉडी कैविटी. वो यहाँ से लेके जाएगा वाया नेफ्रोस्टोम, उसको प्रोसेस करेगा एंड इट विल एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ नेफ्रिडियो कोर. ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? अर्थवर्म. ठीक है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ नेफ्रिडियम. सो यू विल स्टडी कि in we humans we have nephrons. So nephrons are what? They are the working unit of kidney. मतलब किडनी के अंदर वही काम करते हैं. किडनी इज द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म फ्रॉम कलेक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स. तो वैसे ही इनका फंक्शनल यूनिट क्या है? इनका फंक्शनल यूनिट है नेफ्रिडियम. तो नेफ्रोस्टोम, नेफ्रिडियम एंड नेफ्रिडियोपोर. ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर से कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं कि इंसेक्ट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है. सो दे हैव अ ग्लैंड, मतलब और स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज मैल्फिजियन. यहाँ पे एच नहीं है, मैल्फिजियन ग्लैंड्स. फिर क्रस्टेशियंस में कैसा होता है? तो क्रस्टेशियन का एग्जांपल क्या है? ये प्रॉन्स. ठीक है, जो हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, लेमैन के लैंग्वेज में. सो क्रस्टेशियंस हैव अ ग्रीन ग्लैंड. दे हैव ग्रीन ग्लैंड. इसे उसका नॉमेनक्लेचर है, नीड नॉट गो इन डीप पे. इसका क्या आएगा? सिर्फ एमसीक्यू आएगा आपको. फिर एकाइनोडर्माटास, ये हम लोग फिर से किंगडम एनिमल में पढ़ेंगे. सो दे डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड ग्लैंड. सो in them they are excreted directly into the surrounding water. Need not go in that much detail. फिर आ जाते हैं हम. ये देखो ये क्या सोच रहा है कि हम में कैसे होता है. सो हम में होता है विद द हेल्प ऑफ, जैसे कि मैंने बहुत बार बताया है, किडनीज. ठीक है, एंड उसमें मैंने बताया था किडनी इज अ कलेक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स. तो हम लोग फंक्शनल यूनिट किसको बोलेंगे? नेफ्रॉन्स को ही बोलेंगे. सो ठीक है, सो नेफ्रॉन्स आर व्हाट? दीज आर द फंक्शनल यूनिट. इट्स लाइक अ थिंक कि फैक्ट्री में से कार बाहर आ रही है, मतलब रॉ मटेरियल अंदर जा रहा है, ये फैक्ट्री है, इसमें से कार बाहर आ रही है बन के. ठीक है, सो ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट का प्रीकर्सर है, इसमें से वेस्ट प्रोडक्ट बन के आया है. ये आपका क्या है? किडनी है. बट किडनी के अंदर ईच ऑपरेटिंग यूनिट इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन. मतलब इट्स लाइक कि हाँ, अभी इसके पास गया एक रॉ मटेरियल, तो इसने कार बनाना चालू किया, तब तक ये पूरा कार बनाएगा, देन इसको देगा, फिर ये जब तक बिजी है तब तक इसके पास जाएगा, ये अपना काम करेगा. तो सब सेम काम कर रहे हैं. खाली इंपॉर्टेंट क्या है कि क्यूमुलेटिवली आपको क्या दिख रहा है? तो आपको लग रहा है कि किडनी ने बनाया. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर, इन दिस लेक्चर. सो इसके बाद वी विल स्टार्ट विद 15.2, जो कि मैं नेक्स्ट टाइम, मतलब इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल कंटिन्यू. ठीक है, अच्छा, इसमें आपको कुछ सजेशन रहेगा, कुछ भी रहेगा तो लेट मी नो कि मेरे को कुछ चेंज करना है. शुड आई स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी, और इंग्लिश इज फाइन विच वी कॉल्ड एज हिंग्लिश. ठीक है, आपको और कुछ चाहिए, आपको कुछ नोट्स चाहिए बना के मुझसे, या फिर तो नोट्स आप बना सकते हो ऐसे खुद भी. तो आपको जो भी सजेशन रहेगा यू कैन जस्ट कमेंट और यू कैन सेंड मी ईमेल आईडी में दे दूंगा आपको. वट एवर इट इज़ लेट मी नो. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट और यू कैन सेंड मी अ ईमेल. ठीक है, थैंक यू.